आप कितने देर तक सांस रोक कर रख सकते हैं? मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। पानी के अंदर आप कितने देर तक सांस रोक कर रख सकते हैं? नॉर्मल जो ट्रेन नहीं है वो 30 सेकंड से 1 मिनट तक मैक्सिमम अपनी सांस रोक सकते हैं, और जो इस चीज के लिए ट्रेंड हैं, जैसे कि जो डाइविंग करते हैं समंदर में डीप गहराई में जाके, वो 3 से 5 मिनट तक मैक्सिमम, वो भी बहुत ट्रेनिंग के बाद अपनी सांस रोक सकते हैं। इससे ज्यादा अगर सांस रोकने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई कम जाएगी ब्रेन को, और अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी होने के चांस हो सकते हैं। तो साइंस यही कहता है कि आप जो है 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड तक सांस रोक सकते हैं। पानी के अंदर सांस जो है रोकने के लिए आपको प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा तो 2-3 मिनट तक सांस आप रोक सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2-3 मिनट से ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकता तो फिर मां के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वह बिना सांस लिए कैसे रह जाता? अगर आप कहें कि नहीं वह सांस लेता है तो सांस कैसे लेगा? क्योंकि मां के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वह एक लिक्विड के अंदर होता है। उस लिक्विड को कहते हैं हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें पोषक तत्व, हार्मोन्स और अधिकतर मात्रा में पानी होता है। और हमारा जो फेफड़ा बना हुआ है उस फेफड़ा के द्वारा आप पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। तो या तो बच्चा पानी के अंदर सांस लेता नहीं है, अगर लेता है तो उसके अंदर फेफड़ा की जगह पे गिल्स होगा। लेकिन जान लीजिए कि मनुष्य के अंदर सांस लेने के लिए गिल्स नहीं पाया जाता, फेफड़ा पाया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि पानी के अंदर बच्चा सांस नहीं लेता है। वह जो लिक्विड होता है उसकी एक लिमिटेशन होती है। हालांकि पूरा का पूरा जो भ्रूण होता है वह लिक्विड के अंदर डूबा हुआ होता है, इतनी मात्रा में पानी होती है। अगर किसी मां के गर्भ के अंदर उस एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है तो उस बीमारी को ओलियोहाइड्रोमनियोस कहा जाता है। अगर मां के गर्भ के अंदर उस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस बीमारी को पॉलीहाइड्रामनियोस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मात्रा ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, लेकिन इतनी मात्रा जरूर होनी चाहिए कि जो भ्रूण है वह उस पानी में, उस लिक्विड में डूबा हुआ रहे। तो सिंपल सी बात है कि बच्चा मां के गर्भ के अंदर सांस नहीं लेता, और अगर सांस नहीं लेता तो जिंदा कैसे रहता है? क्योंकि हम बिना सांस लिए तो जिंदा रह नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं हम लोग। चूंकि पानी के अंदर सांस लेना संभव है नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर में हमको सांस लेने की जरूरत है क्यों? वह कौन सा कारण है जिसके कारण हमको सांस लेने की जरूरत पड़ती है? अगर उस हम कारण को ही हटा दे तो शायद सांस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमें सांस क्यों लेनी पड़ती है? एक्चुअली श्वसन क्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। वैसे तो वायुमंडल के बहुत सारे गैस जाते हैं, लेकिन हमारा फेफड़ा केवल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और वह माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह हमारे शरीर के अंदर जो भोजन रस है उस भोजन रस को पचाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। और जब वह भोजन रस पचता है तो वह कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। यह एक एनर्जी है, यह एक ऊर्जा है, और बेसिकली हमको काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह टोटल के टोटल पाचित रस को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हम सांस भी लेते हैं, हमारे किडनी, लीवर, फेफड़ा सब काम करते हैं, और हमारी जो बॉडी हम काम कर पाते हैं। आप देखते होंगे कि जब आप ज्यादा मेहनत वाला काम करेंगे, जैसे दौड़ने लगे, व्यायाम, एक्सरसाइज करने लगे, तो आपकी श्वसन दर तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको उस दौरान ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और जब ज्यादा एनर्जी चाहिए भैया तो ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज्यादा ऑक्सीजन के लिए हमारी श्वसन दर तेज हो जाती है। लेकिन वहीं जब आप सोने जाइएगा तो आपकी श्वसन दर धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि अब आपका जो बाहरी शरीर है वह काम नहीं करता, वह शिथिल हो जाता है, उसको एनर्जी नहीं चाहिए होता है। अब केवल एनर्जी चाहिए होता है किडनी, फेफड़ा, लंग्स को, तो उसके लिए जो है सो कम एनर्जी से ही काम चल जाएगा, इसलिए कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा कि जब आपको नींद आएगा तो नींद आने के दौरान अचानक से आप तेजी से जमाई करते हैं। एक्चुअली आप सोए नहीं हैं, जगे हुए हैं, तो आपके शरीर के मैक्सिमम पार्ट एक्टिव है, लेकिन आप इंटरनली अंदर से सो गए हैं। नतीजा ये होता है कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, घट जाती है, लेकिन ऊर्जा ज्यादा चाहिए। तो जब घट जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई तो शरीर आपको इंडिकेट करता है, माइंड इंडिकेट करता है कि भैया ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन दे। फिर आप एक बार मुंह खोलते हैं और बहुत सारा ऑक्सीजन एक साथ उसको देते हैं। बात समझ में आया? यानी कि हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता ऊर्जा निर्माण के लिए है,
और मां के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, आप देखिएगा, वह एक गर्भ नाल से जुड़ा हुआ होता है, और वो गर्भ नाल जो है वह मां से जुड़ा हुआ होता है, मां के शरीर से, और मां के शरीर से डायरेक्ट ऊर्जा की प्राप्ति उस बच्चे में हो जाती है। वैसे तो बच्चा मां के पेट के अंदर हाइबरनेशन की स्थिति में होता है, यानी कि उसको एनर्जी केवल करवट वगैरह बदलने के लिए होती है। कभी कभार वो करवट वगैरह बदलता है तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसमें काफी कम मात्रा में एनर्जी लगता है। नतीजा यह होता है कि उस एनर्जी की प्राप्ति मां के गर्भ से जुड़े हुए गर्भनाल से मिल जाती है बच्चे को। यही कारण है कि बच्चा को सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर बच्चा सांस लेने की आवश्यकता होगी, बच्चा सांस लेगा तो वह गर्भ के अंदर ही मर जाएगा, क्योंकि जब वह सांस लेगा तो उसके साथ जो है बहुत सारा मात्रा में पानी उसके फेफड़े में जाएगा, फिर उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरे 9 महीने 270 दिन, यानी कि 270 मल्टीप्लाई 24, यानी कि 6480 घंटा बच्चा बिना सांस लिए हुए मां के गर्भ में होता है। अब चूंकि वो हाइबरनेशन की स्थिति में होता है, जब मां के गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, बच्चे का जन्म होता है, तो आप देखिएगा कि डॉक्टर उसको हिलाते डुलाते हैं, उसको जगाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो हाइबरनेशन में है, वह सांस नहीं ले रहा था, उसको एनर्जी चाहिए भी नहीं, मां के गर्भ से प्राप्त होता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म होता है तो उस गर्भनाल को काट के हटा दिया जाता है। अब बच्चे को एनर्जी मिल नहीं रही है, और बच्चा अगर हाइबरनेशन की स्थिति में रहा तो हम मर जाएगा। इसलिए बच्चे को हिलाया डुलाया जाता है, थपथपाया जाता है, ताकि बच्चा जो है सो जग जाए। और जब जगेगा तो सिंपल सी बात है, ऑटोमेटिकली वह क्या करेगा, सांस लेगा, और जब वह सांस लेगा तो श्वसन क्रिया प्रारंभ हो गई, वह फिर जिंदा रह गया। बात समझ में आई? लेकिन अब चूंकि हम जब बाहर जिंदा होते हैं तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स, हम सोए भी हैं, फिर भी इंटरनल ऑर्गन सब बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। उस दौरान हमको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यही कारण है कि हमको क्या करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। लेकिन यह श्वसन दर बढ़ती घटती रहती है, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करिएगा यह श्वसन दर बढ़ करके ज्यादा चली जाएगी। जैसे साइंटिफिक हिसाब से कहा जाता है कि हमको 1 मिनट में 72 बार सांस लेने की जरूरत होती है, लेकिन जब आप सो रहे होते हैं तो यह 30-35 बार हो जाता है, और जब आप दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो उस समय यह 180 बार तक हो सकता है। यानी सिंपल सा बात है कि ऑक्सीजन हमको चाहिए, इसके लिए, एनर्जी के लिए। यही कारण है कि हमको सांस लेने की जरूरत पड़ती है। आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता नहीं होगी तो सांस लेने की आवश्यकता भी नहीं होगी। क्लियर है? अगर आने वाले भविष्य में हम अपने शरीर को आउटलुक बाहरी कोई एनर्जी के द्वारा अगर संचालित कर सकते हैं, क्योंकि साइंस है, कुछ भी हो सकता है, अगर बाहरी एनर्जी के द्वारा हम अपने शरीर को संचालित कर लेंगे तो फिर हमको ऑक्सीजन सांस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, बिना सांस लिए भी हम जिंदा रह सकते हैं। चलिए, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, सही लगा हो, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए दोस्तों में। मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के और भी इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटा जरूर दबाइएगा, क्योंकि बिना घंटा दबाए आपको मेरा नोटिफिकेशन घंटा प्राप्त होगा। अगर चाहते हैं कि मेरा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो तो आपको घंटा दबाना पड़ेगा। धन्यवाद।